Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will discuss the current affairs of 24th of March 2022. इस वीडियो में हम 24 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. विंग्स इंडिया 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन इन हैदराबाद. सो आपको ध्यान रखना है कि विंग्स इंडिया जो 2022 है वो हैदराबाद के बेगमपट एयरपोर्ट, एक बेगमपट एयरपोर्ट है तो आपको ध्यान रखना है कि बेगमपट एयरपोर्ट कहाँ है तो हैदराबाद, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा. और इसमें इसका साथ देगा फिक्की. तो फिक्की और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विंग्स इंडिया 2022 को. और फिक्की के चेयरमैन कौन है? संजीव मेहता. और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया. और ये 24 से 27 मार्च को होगा. 24 से 27 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा. और इसका एक थीम भी है. इसका थीम है इंडिया एट 75 न्यू हॉराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री. तो थीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. और एक हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? तो ये कल की ही बात है, कल ही अनाउंस किया गया. हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर. तो उसने कहा कि इंडिया में टोटल 478 खेलो इंडिया सेंटर बनेंगे. 478 खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे. टोटल 375 डिस्ट्रिक्ट और 29 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में. तो आपको ध्यान रखना है कितने खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे. तो 478 खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे. और कुछ यहाँ पे और जो अभी खेल वगैरह हो उसके बारे में बात करें, कुछ एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हुआ तो इंडियन आर्मी ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब इंडियन आर्मी ने सेटअप किया. कहाँ पे? तो मोह करके जगह है इंदौर एमपी में, वहाँ पे. और एक 100 डेज का रीडिंग कैंपेन भी चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान. उनके द्वारा 1 जनवरी से अभी चलाया जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, 10 अप्रैल तक ये चलाया जा रहा है 100 डेज रीडिंग कैंपेन, जिसका नाम है पढ़े भारत. और ये किन से किन क्लास तक के लिए है? तो एलकेजी यूकेजी से लेके 8th क्लास तक के लिए है पढ़े भारत. और ध्यान रखें अभी रिसेंटली कल ही अनाउंस किया गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि वो 220 नया एयरपोर्ट बनाएगा 2025 तक. तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का क्या टारगेट है. तो 220 एयरपोर्ट बनाना है उनको 2025 तक, ये इंडिया का टारगेट है. एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज बाई IQ एयर विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. तो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में बात करें तो बांग्लादेश है. और इंडिया का कंट्री में क्या स्थान है? तो इंडिया कंट्री में 5th नंबर पे है. और फर्स्ट में बांग्लादेश है, और सेकंड में चैड करके कंट्री है, और थर्ड में पाकिस्तान है, और 5th में हमारा कंट्री इंडिया है. और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात करें तो मैक्सिमम सिटीज़ वगैरह इंडिया की हैं. तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी भिवाड़ी है, ठीक है. और मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल की बात करें तो वो न्यू दिल्ली है. मोस्ट कैपिटल न्यू दिल्ली. और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन है? भिवाड़ी. और सेकंड में भी इंडिया का ही है, गाजियाबाद भी सेकंड में है. और रिसेंटली यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया, उसमें भी इंडिया का काफ़ी पुअर रैंक था. इंडिया का 136 रैंक था. भले ही इंडिया 3 पायदान ऊपर पहुंचा है, क्योंकि इसके पहले 139 था, लेकिन अब 136 है. और ध्यान रखें यूएन जो हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया था उसमें भूटान को ऐड नहीं किया गया था. तो ध्यान रखना है कि भूटान इस बार वो यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स में ऐड नहीं हुआ था. विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग. अब कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन है? तो केरला. और केरला की बात करें तो केरला कोकोनट में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है. कोकोनट में सबसे टॉप पे कौन आता है? तो केरला आता है. और फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट भी बना था केरला में. और फर्स्ट पेपरलेस असेंबली की बात करें, मतलब फर्स्ट पेपरलेस असेंबली तो वो हुआ है नागालैंड. और फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है? तो वो है केरला. और केरला पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में भी टॉप पे था. तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स टॉप किसने किया था? तो केरला किया था. आपको ध्यान रखना है केरला में के फोन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ठीक है. और एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जिसको लेकर डेली न्यूज़ आता है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट वो भी चल रहा है केरला में. और फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब भी खुला है केरला में. और केरला में एक लेक इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड लेक, वो भी केरला में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का क्या टारगेट है कार्बन न्यूट्रल होने का. तो इंडिया का टारगेट है 2070 तक इंडिया होना चाहता है कार्बन न्यूट्रल, ठीक है. और इंडिया क्या चाहता है कि 50% जो इंडिया का एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आए. कब तक? तो 2030 तक ये करना चाहता है इंडिया. और कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है 2070 तक. और ध्यान रखना है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है. तो ग्रीन हाउस गैस इमिटर में सबसे टॉप पे है चाइना, और सेकंड में है यूएसए, और इंडिया 3rd लार्जेस्ट है ग्रीन हाउस इमिटर. और आपको एक बात मैं बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखना, वो IBPS वगैरह एग्जाम में, IBPS PO में डेफिनेटली देखने को मिलेगा. और ऐसे क्वेश्चन IBPS पूछता भी है. अभी रिसेंटली कल ही अनाउंस किया गया कि 152.90 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया ने ऐड कर दिया है कंट्री में. तो अभी कंट्री में कितना रिन्यूएबल एनर्जी है? तो 152.90 गीगावाट. और इसको मेगावाट में बात करें तो
10786.22 मेगावाट। तो मेगावाट नहीं ध्यान रखें, लेकिन ये ध्यान रखो कि कितना गीगावाट ऐड किया इंडिया ने, तो 152.90 गीगावाट अभी तक इंस्टॉल हो गया है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है 152.90। नाबार्ड है सैंक्शन 4013 करोड़ टू उड़ीसा इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 अंडर विच स्कीम। सो नाबार्ड ने उड़ीसा को टोटल 4013 करोड़ लोन दिया है, ठीक है, उड़ीसा को, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 तक, ठीक है। तो इसमें किस स्कीम के तहत दिया था? RIDF। तो ध्यान रखना है कि नाबार्ड का ही स्कीम है RIDF, और RIDF का फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर्म, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF की स्कीम है, नाबार्ड का स्कीम है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा था कि नाबार्ड किस एक्ट के तहत आया था, तो वो आया था 1981 के तहत, लेकिन एस्टैब्लिश कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि नाबार्ड जो है किसके अंडर काम करता है? तो नाबार्ड वर्क्स अंडर RBI के अंडर नाबार्ड वर्क नहीं करता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। क्या हुआ 2019 में, जो नाबार्ड और NHB और नाबार्ड जो था वो RBI के अंडर था, लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका शेयर अपने में ले लिया। मतलब अब नाबार्ड और NHB दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आता है, ठीक है। और नाबार्ड एक सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम भी चलाता है, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप काफ़ी सुने होंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज जो प्रोग्राम है वो भी नाबार्ड के द्वारा चलाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, तो 10 मिनिमम और मैक्सिमम 20। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट है, इंडिया ने कहाँ से लिया था? इंडिया ने लिया है बांग्लादेश से। और किसके रिकमेंडेशन पे? तो कालिया कमीशन बैठाई गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप लाना चाहिए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ से लिया गया है? तो बांग्लादेश से लिया गया है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है नाबार्ड से रिलेटेड। थर्ड एडिशन ऑफ एक्स डस्टलिक एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान हेल्ड एट विच प्लेस? सो एक डस्टलिक एक्सरसाइज जो होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के होता है, लेकिन वो हो रहा है क्या है? यांगरियाक, उज्बेकिस्तान एक जगह है, वहाँ पे हो रहा है। और एक्सरसाइज की बात करें तो रिसेंटली एक लामित्य एक्सरसाइज हुआ इंडिया और सेचल्स के बीच, कहाँ पे? तो सेचल्स में ही हुआ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ एनुअल राइज इन हाउसिंग प्राइसेस? अब हाउसिंग प्राइसेस में कितना राइज हुआ, उसमें अगर बात करें तो इंडिया का 51 रैंक है। और ध्यान रखें इंडिया ने 5 पैदान इंप्रूव किया है। पिछले साल इंडिया का रैंक था 56। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का, और ये रिलीज किया गया था नाइट फ्रैंक के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रख रहे हैं कि किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज किया गया। इंडियाज फर्स्ट डिफेंस फंड विल बी लॉन्च बाय विच बैंक? अब ये रिसेंटली SBI ने अनाउंस ही किया है कि वो लॉन्च करेंगे इंडियाज फर्स्ट डिफेंस फंड। अब इसके बारे में क्या क्या और भी बहुत सारी जानकारी होगी, वो अभी रिलीज नहीं की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का पहला डिफेंस फंड कौन लाएगा? तो HDFC लाएगा। और HDFC ने रिसेंटली मुंह बंद रखो का सेकेंड 2 वो लाया था, मुंह बंद रखो कैंपेन कौन लाया था? तो HDFC लाया था रिसेंटली। Fitch has forecasted India GDP growth for financial year 2022 to 23 at what %? तो फिच ने कितना मतलब GDP फोरकास्ट किया था? 8.5% किया है। पहले इनका अलग था, लेकिन अब उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है कि फिनेंशियल ईयर 23 जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो उसका GDP फोरकास्ट रहेगा इंडिया के लिए 8.5%। और क्राइसिल और RBI की बात करें तो क्राइसिल क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है, जिसके MD एंड CEO है अमीश मेहता, और RBI दोनों ने 2023 के लिए 7.8% किया था। RBI और क्राइसिल कह रही कि हम लोग 2023 में कितना ग्रो करेंगे? तो 7.8%। और RBI 2022 में क्या कह रहा है? सो काफ़ी टाइम से RBI 9.5% कह रहा था, लेकिन अब RBI कहता है कि हम लोग 2022 में 9.2% ग्रो करेंगे। और मूडी ने क्या प्रोजेक्ट किया था? मूडी ने प्रोजेक्ट किया 9.1% 22 के लिए, मतलब 2021-22 के लिए। और 2023 के लिए मूडी ने प्रोजेक्ट किया है 5.4%। और इको रैप रिपोर्ट आता है SBI, नहीं, एक SBI की रिपोर्ट आता है इको रैप रिपोर्ट, उसमें 8.8% कहा गया है। और इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है 8 से 8.5% हमारा GDP ग्रोथ करेगा 2022-23 में। हु हैज़ बैक द 13 ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड? अब एक 13 ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? तब ध्यान रख सकते हैं UNEP इसमें हेल्प करता है। फोटोग्राफी संस्था है एक, और एक UNEP, दोनों मिलकर इस अवार्ड को देते हैं। तो ये दिया गया MD राजा मौसमी को, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ईरान से। तो आपको इनका जगह भी याद रखना कि ये ईरान से बिलोंग करते हैं। इनको 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
हु हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विथ स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड बाई मालदीव्स गवर्नमेंट। आपको ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड मालदीव्स ने दिया है सुरेश रैना को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुरेश रैना को मालदीव्स ने दिया है स्पोर्ट आइकन अवार्ड। और मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स का कैपिटल है माले, और मालदीव्स के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले, और मालदीव्स के एक फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला साहिद, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्ला साहिद कौन है? तो वो 76th प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो जो 76 प्रेसिडेंसी है यूएन जनरल असेंबली का, वो हेड कर रहा है कौन? तो अब्दुल्ला साहिद, जो कि माले के फॉरेन मिनिस्टर है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉस पाल्क स्टेट। अब ये इतना मोटिवेटिंग बात है। देखो GRI जो है वो एक बीमारी से बिलोंग करती है, ऑटिज्म करके एक इनको बीमारी भी है, फिर भी स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है ये, फिर भी ये जो पाल्क स्टेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को ऐड करता है, जोड़ता है, उसको पार किया। और कितने देर में? तो 13 घंटा 10 मिनट में। तो ये पहली पर्सन है, आप पहली पर्सन, यंगेस्ट फीमेल हटा दो, पहली पर्सन है जो कि 13 घंटा 10 मिनट में टोटल 29 किलोमीटर का स्विम किया। और पहले ये रिकॉर्ड किनका था? तब पहले ये रिकॉर्ड था बुला चौधरी का पहले ये रिकॉर्ड था, जो कि 13 घंटा 52 मिनट में उन्होंने स्विम किया था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड को तोड़ा है किसने? तो GRI, और GRI बिलोंग करती है मुंबई से। तो आपको यह ध्यान रखना है कि GRI मुंबई से बिलोंग करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IIT मद्रास हैज़ पार्टनर विथ विच कंपनी टू लॉन्च M.Tech प्रोग्राम इन इंडस्ट्रियल AI। अब IIT मद्रास ने पार्टनरशिप किया है TCS के साथ, और वो लॉन्च करेगा M.Tech प्रोग्राम इन इंडस्ट्रियल AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक M.Tech प्रोग्राम लॉन्च करेगा इंडस्ट्रियल AI इंडस्ट्रियल में। और ध्यान रखना है कि एक IIT मद्रास ने एक्वा मैप भी लाया कुछ दिन पहले। एक्वा मैप भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखें कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC ने टाई अप किया है IIT खड़गपुर के साथ कि वो ड्रोन माइनिंग एक्सप्लोरेशन करेंगे IIT खड़गपुर के साथ मिलके। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पारा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। अब रिसेंटली पद्मा अवार्ड दिया गया हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो देवेंद्र झाझड़िया जो पहले पारा एथलीट है जिनको मिला है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये जेवलिन थ्रोवर है, ठीक है, ये जेवलिन थ्रोवर है। और रिसेंटली टोटल 128 पद्मा अवार्ड्स दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण कितना दिया गया? तो 4, और पद्म भूषण कितना दिया गया? तो 17, और पद्म श्री कितना दिया गया? तो 107। और पद्म विभूषण आपको चारों याद रखना है। प्रभा अत्रे को दिया गया आर्ट्स के फील्ड में, राधेश्याम खेमका को लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में, और बिपिन रावत को सिविल के फील्ड में, और कल्याण सिंह को दिया गया पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में। Ashley Barty has announced her retirement. She plays with which sports? So this is very important क्वेश्चन। ये टेनिस गेम खेलती थी, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी। ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है। और ध्यान रखें कि आस्ले बार्टी मात्र 25 साल में ही खेल से रिटायरमेंट ले ली है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन राज्यसभा MP फ्रॉम नागालैंड। अब नागालैंड की पहली वुमेन राज्यसभा MP कौन बनी है? तो एश फंगनोन बनी है, और ये BJP की है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि ये BJP की है। अब आज मैंने कुछ जो जनवरी के क्वेश्चन है उसको नहीं लिया, क्योंकि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह हुए थे, तो उसको मैं बता देता हूँ। कल ही अनाउंसमेंट हुए थे। तो PM उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था, PM उज्ज्वला योजना। तो इसमें ऐसा कहा गया है, एक रिपोर्ट इसमें रिलीज़ किया है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो एयर पॉल्यूशन जो डेथ होता था भारत में, वो उसमें 30% कमी लाई है इस PM उज्ज्वला योजना में। तो ये जो कुछ फिगर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि PM उज्ज्वला योजना ने 30% रिड्यूस किया है डेथ एयर पॉल्यूशन का। अब प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU किया है, वो चाहता है वहाँ पे अपना कोऑपरेशन वगैरह अच्छा करना। प्रसार भारती ने MOU साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग 2020 अवार्ड दिया 75 वुमेन को। तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2021 दिया अवार्ड 75 वुमेन्स को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बिप्लोबी भारत गैलरी का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? कोलकाता में, शहीद दिवस के दिन, जो कि 23 मार्च को मनाया गया भगत सिंह का। उस दिन फांसी चढ़ाई गई थी। और जो ये बिप्लोबी भारत गैलरी कहाँ पे? तो विक्टोरिया हॉल है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, तो वो कोलकाता में है, वहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया। अब इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया ने अपना जो उनका टारगेट था $400 बिलियन का 2022 तक का, उसको अचीव कर लिया है 9 दिन पहले ही। तो ये काफ़ी सराहनीय बात है कि इंडिया ने हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट, मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टारगेट जो था $400 बिलियन का, उसको इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, आई ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।